हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हेनरी लॉ, हेनरी का नियम। यह जो टॉपिक है बराबर एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछता है। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे हेनरी लॉ, हेनरी का नियम। दूसरा, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी के नियम की सीमाएं कहाँ तक है। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी के नियम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। चौथा, हेनरी कांस्टेंट क्या है, हेनरी नियतांक क्या है। पांचवा, यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट का यूनिट क्या है, इकाई क्या है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो पहला हमने देखा था वो क्या था, हेनरी लॉ। तो देखते हैं हेनरी लॉ क्या है। हेनरी लॉ, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम कहता है नियत या स्थिर, कह सकते हैं नियत या स्थिर, नियत या स्थिर ताप पर, नियत या स्थिर ताप पर नियत या स्थिर ताप पर गैसों की, ताप पर गैसों की द्रव्य में विलेयता, गैसों की द्रव्य में विलेयता, गैसों की द्रव्य में विलेयता दाब के, दाब मतलब प्रेशर, दाब के सीधा समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दाब के सीधा समानुपाती होता है, दाब के सीधा समानुपाती होता है, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। ठीक है, इसी हेनरी के नियम को एक और तरीके से लिखा गया है। वो क्या है, इसको और करके लिख देते हैं। जो दूसरा इसका जो डिफिनेशन बनता है वो बनता है वो है किसी घोल में, किसी घोल या विलयन में, किसी घोल या फिर विलयन में, किसी घोल या फिर विलयन में गैसों का, किसका, गैसों का आंशिक दाब, गैस का जो प्रेशर होता है, गैस के प्रेशर को ही आंशिक प्रेशर कहा जाता है और कुछ नहीं है, मतलब पार्शियल प्रेशर। गैस में जो भी प्रेशर होगा उसे पार्शियल प्रेशर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किसी घोल या विलयन में गैसों का आंशिक दाब मोल अंश के, मोल अंश के, मोल अंश को किससे दिखाया जाता है, कैपिटल एक्स से। मोल अंश के सीधा समानुपाती होता है, मोल अंश के सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, यही है हमारा हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है कि नियत ताप या नियत ताप पर, मतलब कोई गिवन टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर जब भी तापमान दिया हुआ रहेगा तो उस ताप पर गैसों की द्रव्य में विलेयता, मान लिया जाए यह क्या है, CO2 गैस है। CO2 गैस को हम किस में घुला रहे हैं, तो इसको हम सोडा वाटर, किस में घुला रहे हैं, सोडा वाटर। मतलब कहने का मतलब है जैसे कोको कोला में घुला रहे हैं, कोको कोला में CO2 गैस मिला हुआ रहता है। तो इस गैस को द्रव में, इस द्रव में विलेयता, इसकी जो विलेयता होगी द्रव में, विलेयता का कहने का अर्थ क्या है कि मैक्सिमम नंबर
इस सोडा वाटर में कितना घुल सकता है हमारा CO2 गैस, यही कहलाता है इसका विलेयता। तो कहने का अर्थ है कि CO2 गैस जो है इसको सोडा वाटर में हम जब घुलाएंगे तो जो दाब होगा और इस द्रव्य का जो विलेयता होगा दोनों सीधा समानुपाती होगा। सीधा समानुपाती का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक दूसरे के रिलेशन में कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे लिख सकते हैं सॉलिबिलिटी SOLUBILITY, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन किसमें, लिक्विड में। द्रव मतलब लिक्विड, सॉलिबिलिटी का मतलब होता है विलेयता। तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर। दाब मतलब प्रेशर। ठीक है, यह हमारा एक बन गया। यही है हमारा हेनरी का नियम। हेनरी का नियम और कुछ नहीं है कि नियत ताप पर, मतलब एक गिवन टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर जो गैस है उसको द्रव में जब मिलाएंगे तो उसकी जो विलेयता होगी कि कितना ज्यादा द्रव में मिलता है वही उसकी विलेयता होगी। तो द्रव में जो विलेयता होगा और उसमें जो मिलाने के लिए उसमें जो प्रेशर हमको डालना पड़ रहा है वो दोनों आपस में कैसा होगा, सीधा समानुपाती होगा। ठीक है, यह हो गया। और दूसरा हमने लिखाया था किसी घोल या विलयन में गैसों का आंशिक दाब मोल अंश के सीधा समानुपाती होता है। किसके सीधा समानुपाती होता है, मोल अंश के। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, मोल फ्रैक्शन। मोल अंश कहने का अर्थ है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट किया जाता है। x को क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन, FRACTION, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यह हो गया सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, मतलब गैसों का द्रव में विलेयता मोल अंश के सीधा समानुपाती होता है। यह हो गया हमारा हेनरी लॉ। अब आते हैं लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। क्या, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो हेनरी के नियम की सीमाएं कहां तक है ये जान लेते हैं। उससे पहले, हेनरी के नियम की सीमाएं जानने से पहले हम इसका समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैसों का आंशिक दाब। तो आंशिक दाब कहने का अर्थ है प्रेशर और यह मोल फ्रैक्शन। तो प्रेशर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। क्योंकि यहां से भी हम देख सकते हैं कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड और सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जब LHS सेम है तो क्या RHS भी सेम हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच का रिश्ता क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो ये दोनों के बीच का रिश्ता भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। प्रेशर को P से डिनोट करते हैं, प्रेशर को P से, समानुपाती x। अब समानुपाती के चिन्ह को जब हटाया जाता है तब एक कांस्टेंट आता है, उसी कांस्टेंट को हम कहते हैं हेनरी कांस्टेंट। तो P बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट को K से दिखाया जाता है और यह चूंकि हेनरी का कांस्टेंट है तो इसीलिए इसके नीचे एक H लिखा जाता है। तो P बराबर KH इंटू X। यह हो गया हमारा हेनरी लॉ। यही हेनरी लॉ का क्या है, समीकरण है। क्या है, समीकरण। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की सीमाएं। दूसरा जो हमने क्या लिखाया था, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ की सीमाएं। और हमने यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट लिखाया था जो कि हम यहीं पर बता देते हैं। यही हो गया हमारा जो KH है, यही हो गया हमारा हेनरी कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, और एक टॉपिक हमने यहाँ पे और लिखाया था, वो क्या है, यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट का जो इकाई क्या होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे
हेनरी कांस्टेंट का इकाई। तो यह जो समीकरण हमने लाया है P बराबर KH इंटू एक्स, तो यहाँ से हम KH का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा P बाई एक्स। और हम पहले पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है। क्या होता है? यूनिटलेस, अर्थात x का कोई यूनिट नहीं है। तो बचा क्या? P। तो KH इज इक्वल टू P। तो P मतलब प्रेशर, प्रेशर दाब, P का मतलब हो गया दाब, दाब। ठीक है, तो जो हेनरी कांस्टेंट का जो यूनिट हो जाएगा वो किसके बराबर होगा? KH के बराबर होगा। किसके बराबर? P के बराबर। हेनरी कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? P, यानी प्रेशर के बराबर। तो प्रेशर का क्या होता है? ATM। ATM कहने का अर्थ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, ATM हो गया। टॉर क्या होता है? टॉर। एक और होता है टॉर बार mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg, cm ऑफ Hg, cm ऑफ Hg। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एक और होता है पास्कल। ठीक है, यानी इतना सारा क्या हो गया? यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट। हेनरी के नियतांक, हेनरी का जो नियतांक है उसका क्या हो गया? इकाई हो गया। ठीक है, यह हो गया हेनरी कांस्टेंट। अब आगे देखते हैं। आगे जो हमने लिखा है वह है लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ कहां तक कार्य करेगा, मतलब उसका जो सीमा है वह किस रेंज तक कार्य करेगा, वो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो हेनरी लॉ की जो सीमाएं हैं, लिमिटेशन, क्या हमने लिखा है? लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी के नियम की सीमाएं। ठीक है, तो जो इसका पहला सीमा है, सीमा कहने का अर्थ है कि यह उसके आगे अगर जो गया यह, तो यह कार्य नहीं करेगा, मतलब यह नियम उस पर लागू नहीं होगा। तो जो पहला है वह है प्रेशर, मतलब दाब, दाब कम होना चाहिए, दाब कम होना चाहिए, दाब कम होना चाहिए। मतलब जो प्रेशर हम जो लगाएंगे, वह जो विलयन पर, जो घोल पर जो हम प्रेशर लगाएंगे वह कम प्रेशर का होना चाहिए। उस पे अगर जो ज्यादा प्रेशर लगा देंगे तो वहां पे हेनरी का नियम कार्य नहीं करेगा। मान लीजिए जैसे यह एक सॉल्यूशन है, क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर हम इस पे 1 ATM का प्रेशर लगा रहे हैं तब तो ठीक है, 2 ATM 3 ATM ठीक है, लेकिन अगर जो हम इस पे 1000 ATM 2000 ATM का प्रेशर लगाएंगे तब यह कार्य नहीं करेगा, क्योंकि यह इसकी सीमा से बाहर हो गया, इसके रेंज से क्या हो गया? इसके रेंज से बाहर हो गया, आउट ऑफ रेंज हो गया। आउट ऑफ रेंज करने का मतलब यह अपना लिमिट से बाहर चला गया। ठीक है, दूसरा जो सीमा है वह है ताप अधिक कम नहीं होना चाहिए, अधिक कम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है कि मान ले जाए यह जो सॉल्यूशन है, इसको हम, इसमें हम प्रेशर डाल रहे हैं, तो प्रेशर कब डाल रहे हैं? जब इस पे एक नियत ताप है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ना हम प्रेशर डाल रहे हैं। इस पे तो कोई ना कोई तो ताप होगा। अगर जो हम कमरा में कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर पर कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं किसी लैब में कर रहे हैं तो लैब टेम्परेचर जो हमने वहाँ सेट कर रखा है, तो किसी ना किसी टेम्परेचर पर यह कार्य करता है। लेकिन अगर जो हम इसके टेम्परेचर को डायरेक्टली घटा दें, क्या कर दे, इसके टेम्परेचर को हम बहुत कम कर दे, बहुत कम कर दे, तो क्या यह हेनरी का नियम कार्य नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर भी यह अपने रेंज से बाहर हो जाता है, अपने रेंज से बाहर हो जाता है। इसीलिए यह हेनरी का नियम कम ताप पर काम नहीं करेगा।
ताप का मान ज्यादा आप कम नहीं कर दीजिए, थोड़ा बहुत कम कर सकते। जैसे हम 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर जो हम इसको कार्य कर रहा है, या हम इस पे 24 कर दे तो भी यह कार्य करेगा, 23 कर दे फिर भी यह कार्य करेगा। लेकिन जैसे ही हम इसमें 0 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो क्या यह कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका जो ताप का मान है उसे हमने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा कम कर दिया है, इसलिए यह कार्य नहीं करेगा। ठीक है, अगला जो है, अगला सीमा क्या है इसका, इसके आगे है गैस जल में घुलने वाला होना चाहिए, कम घुलने वाला। ऐसे तो सब घुलते हैं, ये बहुत कम घुलते हैं, लेकिन जो बहुत कम घुलता है, इसको लिख देते हैं पहले, जल, जो गैस है, गैस जल में कम घुलने वाला होना चाहिए, कम घुलने वाला होना चाहिए। ठीक है, कम घुलने वाला का अर्थ क्या है कि अगर जो कोई यह सॉल्यूशन है, ठीक है, मान लीजिए यह क्या है, पानी है, वाटर है, ठीक है, और हम कोई ऐसा गैस ले लेते हैं जिसको हम इसमें डालें वो अपने आप घुल जाए, उसको हमें प्रेशर ये सब की जरूरत ही ना पड़े, तो क्या है, अधिक घुलने वाला है जल में। लेकिन कुछ ऐसे गैस होते हैं जैसे CO2, क्या, CO2, या फिर हम कम घुलने वाला का नाम लिख देते हैं, कम घुलने वाला जो भी गैस है, कम घुलने वाला कौन कौन सा गैस है, CO2 हो गया, H2 हो गया, O2 हो गया। H2 का मतलब हाइड्रोजन गैस, O2 का मतलब ऑक्सीजन गैस, ठीक है, क्लोरीन हो गया, Cl हो गया, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, जल में बहुत कम मात्रा में ही घुल पाते हैं, बहुत ही कम मात्रा में घुल पाते हैं। अब कहिएगा सर कि ऑक्सीजन कैसे कम घुलता है, जबकि उसमें तो जीवन है, जैसे जलीय जीव जो भी रहते हैं तो वो तो जल से ही ऑक्सीजन लेते हैं, तो यह उतना ही ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है जिससे उनका जलीय जीवन चल सके, उससे ज्यादा उसमें नहीं रहता है। ठीक है, तो ये सब कम घुलने वाला हो गया। और अधिक घुलने वाला कौन कौन सा है, अधिक घुलने वाला है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, HCl, ये सब क्या है, अधिक घुलने वाले गैस है। मतलब इनको जल में आप डाल दीजिए ना तो ये तुरंत अपने आप ही घुल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए तो जो कह रहा है इसका जो सीमा है वह जल में कम घुलने वाला होना चाहिए, कम घुलने वाला होना चाहिए। ठीक, और इसका जो चौथा सीमा है वह कहता है गैसों का ना तो वियोजन, गैसों का ना तो वियोजन और ना ही संयोजन हो सकता, और ना ही संयोजन हो सकता है। कहने का अर्थ यह है कि जो गैस है उसको ना हम तोड़ सकते हैं ना ही जोड़ सकते हैं। अगर जो कोई गैस है उसमें हम चाहते हैं कि और गैस ऐड कर दे, किसी और दूसरे गैस को जोड़ दे, तो ऐसा नहीं हो सकता, या किसी गैस को तोड़ दे उससे, तो यह भी नहीं हो सकता है। ठीक है, यह हेनरी का जो लिमिटेशन है, जो सीमा है, यह हमने लिखा दी। यह प्रश्न जो आएगा यह 2 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का। मतलब एक टाइप का रहता है जैसे 2 + 2 + 1, इस पे कार्य करता है। जो हेनरी का नियम है वह 2 मार्क का, हेनरी का नियम, हेनरी का सीमा आएगा 2 मार्क का, और 1 मार्क का आएगा इसका एप्लीकेशन। कुछ इस प्रकार से यह आता है। ठीक है, तो हेनरी के नियम की सीमाएं हो गया। अब बचा, अब है क्या, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग, इसका किस किस तरीके से उपयोग किया जाता है, मतलब इस नियम का उपयोग करके हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। हेनरी के नियम का जो एप्लीकेशन है मतलब अनुप्रयोग, उसका किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ।
एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसका जो पहला अनुप्रयोग है वो क्या है कि सोडा वाटर, सोडा वाटर आपने पिया होगा, जैसे कोको कोला, कोको कोला भी क्या है, एक सोडा वाटर ही है। तो CO2 गैस की, कोको कोला में क्या भरा हुआ रहता है, CO2 गैस भरा हुआ रहता है। तो CO2 गैस की विलेयता को बढ़ाने के लिए, विलेयता को बढ़ाने के लिए, इसकी विलेयता को बढ़ाने के लिए उसका जो ढक्कन होता है, बोतल होता है, बोतल को उच्च दाब पर बंद करना होगा, उच्च दाब पर बंद करना होगा। मतलब जो CO2 गैस है, क्या CO2 जो गैस है, अगर जो हम चाहते हैं कि यह और ज्यादा घुल जाए, किसमें और ज्यादा घुल जाए, सोडा वाटर में। किसमें, सोडा वाटर, सोडा वाटर आप यहां लिख दें, सोडा वाटर में। सोडा वाटर में CO2 गैस की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद करना होगा। जो सोडा वाटर, अगर जो हम चाहते हैं इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड जाए, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बोतल का जो ढक्कन है उसको उच्च दाब देना होगा। उच्च दाब पर बंद करेंगे तभी वह आपस में मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है, जो दूसरा अनुप्रयोग है, जो दूसरा अनुप्रयोग हम लिखने जा रहे हैं, अत्यधिक ऊंचाई पर, आपने देखा होगा कि जब माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ाई करता है, जो ऊंची ऊंची जगह पर जाता है, वह सिलेंडर्स लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर। तो यह इसी के कारण ले जाते हैं जो अभी हम बताने जा रहे हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का दाब सतह के मुकाबले, सतह से कम जाता है, सतह से कम जाता है। जिसके कारण मनुष्य को एनोक्सिया, क्या एनोक्सिया नामक बीमारी हो जाती है। एनोक्सिया नामक रोग से ग्रसित हो जाता है। कहने का अर्थ है कि जब हम अत्यधिक ऊंचाई पर जाते हैं, जब हम आसमान की ओर अत्यधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं, तो वहां पर जो ऑक्सीजन लेवल है वो क्या होता है, घट जाता है। ऑक्सीजन लेवल घटने का मतलब ऑक्सीजन का दाब घट जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का दाब जब घट जाएगा तो क्या होगा, वहां पर कुछ हमें शरीर को हानि पहुंचाएगा वह। और अगर जो हम ज्यादा देर तक टिके तो उससे हमें क्या, एनोक्सिया नामक एक रोग होता है, वह हमें होने की क्या होती है, संभावना हो जाती है। ठीक है, इसका तीसरा अनुप्रयोग देखते हैं। इसका तीसरा अनुप्रयोग है, अब ये तो हो गई अत्यधिक ऊंचाई पर जाने की बात। अब कोई अगर जो अत्यधिक गहराई में जाए, अत्यधिक गहराई में कौन जाता है, गोताखोर। गोताखोर क्या, समुद्र के नीचे जाते हैं, जहां
जहाँ ऑक्सीजन सतह से बढ़ जाता है, उसका दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण मनुष्य को बेंड्स नामक रोग होता है। कौन सा रोग? बेंड्स नामक रोग हो जाता है। कहने का अर्थ है कि जब गोताखोर जो समुद्र में डुबकी लगाते हैं और अंदर जाकर मतलब कुछ इम्पोर्टेंट से मतलब कुछ ढूंढते हैं, तब वह ज़्यादा गहराई में जब चले जाएंगे, वह जब ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है नीचे जाने पर ऑक्सीजन का जो दाब होता है वह क्या होता है, दाब बढ़ने लगता है। मतलब नीचे जाने पर ऑक्सीजन का दाब बढ़ता है, और ऑक्सीजन का दाब बढ़ेगा तो मनुष्य के शरीर में क्या होगा, ऑक्सीजन तो मिलेगा ब्लड में, ऑक्सीजन, और एक क्या होता है प्राकृतिक में, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में। तो यह दोनों क्या होते हैं कि मनुष्य के ब्लड में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं किसमें, ब्लड में। ठीक है, अब यह ब्लड में घुल गए हैं तो किसी ना किसी समय यह तो इन्हें तो बाहर आना है किसी ना किसी रूप से। तो जब गोताखोर फिर ऊपर आने लगता है, तब ऊपर आने से क्या, दाब घटने लगता है ऊपर आने से। और ऊपर आने से जब दाब घटेगा तो जो नाइट्रोजन गैस वह क्या होता है, शरीर से बाहर निकलने लगता है। शरीर से बाहर निकलेगा तो जो शरीर पर ऐसे बुलबुला टाइप का आके जमा हो जाता है, वही क्या है, नाइट्रोजन गैस शरीर के बाहर से निकला। और यह जब नाइट्रोजन गैस निकलता है शरीर के बाहर से तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसी दर्द को क्या कहा जाता है, बेंड्स। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट है, लास्ट अनुप्रयोग है कि अगर जो हमें इन सभी चीजों से बचना है, ये तो हो गए कि दाब बढ़ जाता है, दाब घट जाता है, तो इन सबों को क्या करना चाहिए, हेनरी के नियम का उपयोग करना चाहिए। हेनरी के नियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब जो है अगर यह अत्यधिक ऊंचाई पर भी जाते हैं या गहराई में जाते हैं तो इन्हें क्या लेना चाहिए, टैंक जो है, गोताखोर लिख देते, चाहे फिर जो ऊपर जाते हैं जो क्लाइंबर होते हैं, गोताखोर अपने टैंक में, उनके पीछे एक टैंक लगा हुआ रहता है। टैंक में कौन कौन से गैसों का मिश्रण ले जाते हैं, हीलियम और नाइट्रोजन N2 और ऑक्सीजन, यह 3 गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। ठीक है, हीलियम गैस ले जाते हैं क्योंकि हीलियम गैस हल्का होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस वह अपने साथ लेके जाते हैं। ठीक, कितना % लेके जाते हैं, तो यह लेके जाते हैं 11.7%। ठीक है, यह ले जाते हैं 56.2% और यह ले जाते हैं 32.1%। ठीक है, अगर जो कोई इन सब चीज़ों से बचना है तो फिर उन्हें अपने टैंक में इतने गैसों का मिश्रण ले जाना होगा। ठीक है, यहीं तक था हमारा हेनरी का कॉन्सेप्ट। यह बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 5 मार्क्स का हर एक बार ही पूछता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।